नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी का हुआ निधन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार। 26 को भर्ती, 28 को मौत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांदा जेल के अंदर बंद मुख्तार अंसारी की, जो कि पूर्वांचल का बाहुबली कहा जाता था, लेकिन उसकी अब जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की कल हृदय गति रुकने से मौत हुई है, उसके बाद से लगातार पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बांदा की बात करें तो बांदा में भी हाई अलर्ट जारी है। धारा 144 के तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। मैं इस समय बांदा के मेडिकल कॉलेज में हूँ, जहाँ पर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, जो कि पूरा हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद मुख्तार अंसारी का काफिला यहाँ से गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएगा। मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एसएसबी कमांडो और तमाम प्रकार की फोर्सें जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। देखिए, अगर हम बात करें मुख्तार की मौत को लेकर के, तो मुख्तार ने लगातार अपने परिवार के साथ साथ न्यायालय से भी ये गुहार लगाई थी कि उसको जो है स्लो पॉइजन दे करके जेल के अंदर ही मारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी देर रात 26 तारीख को अचानक उसको बांदा जेल से बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था, और काफ़ी देर जांच पड़ताल के बाद यह नतीजा सामने निकल कर के आया था कि उसके पेट में स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से कब्जियत की शिकायत हो गई थी, जिसका उपचार लगभग 15 घंटे बांदा के मेडिकल कॉलेज में 9 डॉक्टरों के पैनल में उसका उपचार किया गया था। 15 घंटे के उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज से सीधे बांदा जेल के लिए भेज दिया गया था। वहीं बांदा जेल में उसकी सुरक्षा को देखते हुए जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया था। उन 3 डॉक्टरों के द्वारा लगातार उसकी जांच और की जा रही थी। उसी दौरान लगभग अगर बात की जाए 27 तारीख को देर रात अचानक जो है मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जो है फिर से बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है, और कल मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। यह सूचना अब जिला प्रशासन के द्वारा एक लिखित कागज़ पर दी जाती है कि मुख्तार अंसारी की हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी है। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार। मुख्तार माफिया की मौत के बाद पूरे यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी पुलिस अलर्ट हो गई। आनन फानन में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी एलओ अमिताभ यश को अपने आवास पर बुलाकर गहन मंथन किया, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। यूपी सीएम के फरमान के बाद पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई। बांदा में जहां सुरक्षा को लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई गई, वहीं मऊ और गाजीपुर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के घर पर हजारों की भीड़ देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर यूपी के हर जिलों के एसपी और डीएम लगातार मुस्तैद रहे। इसी दौरान जुमा की नमाज को देखते हुए भी यूपी पूरी तरह से अलर्ट रहा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की पैनी नजर रही। फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस सक्रिय हुई, यहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार पाया, क्योंकि जिस तरह से माफिया मुख्तार का यूपी में क्राइम की दुनिया में बादशाहत थी। मऊ और गाजीपुर में उनके समर्थकों की लाखों की संख्या है, और इसी बीच विपक्ष भी लगातार योगी सरकार को घेरता रहा। लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस लगातार मुस्तैद रही और यूपी में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी, ऐसे में
योगी सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस के एक्टिव होने का ही नतीजा रहा कि कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं सुनाई दी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। माफिया से माननीय बने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब सियासत भी गर्म हो गई। एक तरफ जहां लगातार परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, वहीं अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कई दिग्गजों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिन्हें 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। 2005 से अब तक यानी 19 साल से मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे थे। इधर बीच माफिया मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी और भाई सांसद अफजाल अंसारी लगातार जेल अधिकारियों पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील और बेटे उमर अंसारी ने कोर्ट को भी प्रार्थना पत्र देकर अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई थी। 2 दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल ले जाया गया, फिर बांदा जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कल देर रात अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, जिसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। परिजनों का कहना है कि उनके द्वारा लगातार मुख्तार अंसारी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। इसके बाद राजनीतिक तूफान सरगर्मियों पर पहुंच गया। मौत के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद समेत बिहार प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं ने मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और चिंता जताई है कि जिस तरह से यूपी में कस्टोडियल डेथ हो रही है, इससे सरकार की मंशा खतरनाक है। इन नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कस्टोडियल में रहते हुए बंदियों की सुरक्षा की जाए, लेकिन यहाँ पर मुख्तार अंसारी को कहीं न कहीं साजिश के तहत मौत के घाट पहुंचा दिया गया। फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम हो चुका है और मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच भी शुरू हो गई है। फिलहाल जिस तरह से मुख्तार अंसारी अपराध जगत के बेताज बादशाह माने जाते थे, वहीं गरीबों के मसीहा भी कहे जाते थे। यही वजह यह थी कि जेल में रहते हुए भी मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुके हैं। लोग उन्हें गरीबों की मसीहा कहती थी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सपा बसपा समेत कई नेताओं ने मुख्तार अंसारी के मौत के बाद बीजेपी सरकार से कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ परिजनों ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही है। ऐसे में सच्चाई क्या निकलती है यह आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बेटे ने उठाई मांग, क्या है वो मांग, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। बृहस्पतिवार रात
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद जेल प्रशासन मुख्तार अंसारी को अस्पताल लेकर पहुंचा। मुख्तार अंसारी को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। वहीं शुक्रवार को लगभग 10 बजे के बाद में बांदा प्रशासन मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में लग गया और जब तक पोस्टमार्टम होने के बाद में प्रशासन मुख्तार अंसारी की लाश उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद ले जाने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त उनके छोटे बेटे उमर अंसारी ने डीएम बांदा को एक पत्र लिखकर हड़कंप मचा दिया। उमर अंसारी ने पत्र में लिखा कि उनके पिता मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बांदा में किसी भी डॉक्टर या अस्पताल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उमर अंसारी ने पत्र में ये भी लिखा कि उन्हें क्लियर है कि उनके पिता की सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई है, वह हार्ट अटैक से नहीं मरे हैं। ऐसे में उमर अंसारी के पत्र के बाद में ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या प्रशासन एक बार पोस्टमार्टम के बाद में क्या फिर से एम्स में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। वहीं बात करें मोहम्मदाबाद की, तो वहां पर मुख्तार अंसारी की कब्र को सुबह ही खोद दिया गया था और वहां पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसे में अगर प्रशासन उमर अंसारी की बात को गंभीरता से लेते हुए कोई एक्शन लेता है, तो क्या मुख्तार अंसारी के जो सुपुर्द के खाक होना है उसमें अभी कुछ समय लगेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुख्तार अंसारी के परिवार को नहीं मिली हाईकोर्ट से कोई भी राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। मुख्तार अंसारी के परिवार को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बेटे अब्बास अंसारी को जनाजे में शामिल होने के लिए लगाई गई अर्जी की सुनवाई नहीं हुई। अब परिवारीजन सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। मौत के बाद उनके जनाजे में शामिल होने के लिए बेटे यानी विधायक अब्बास अंसारी को कासगंज से गाजीपुर पैरोल में शामिल होने के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार की बेंच नहीं बैठी, जिससे मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। जनाजे में शामिल होने के लिए अब अब्बास अंसारी के परिजन सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। फिलहाल जिस तरह से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार वालों को लगातार झटके पर झटका मिल रहा है, इससे कहीं न कहीं उनके परिवारीजन भी लगातार टूट रहे हैं। अगर बात करें मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी का जहां लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, उनकी पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, उन पर 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दूसरे पहलू की बात करें तो मुख्तार अंसारी के नाना उस्मान ब्रिगेडियर थे और उन्होंने पाकिस्तान से लोहा लिया था। दादा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से एक तरफ माफिया मुख्तार अंसारी को अपराध जगत का बेताज बादशाह माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें गरीबों का मसीहा भी माना जाता है। फिलहाल अब विधायक अब्बास अंसारी के शामिल होने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कयास यह लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी और अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल कराया जाएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की मौत पर पीयूष राय ने दिया एक बड़ा बयान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। मुख्तार अंसारी की
मौत से जहां उनका परिवार सदमे में है, वहीं पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, उनके बेटे पीयूष राय मुख्तार अंसारी की मौत पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक के मौत के बाद अलका राय और पीयूष राय काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर उनको धन्यवाद दिया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद अलका राय ने कहा कि उनके पति की हत्या के मामले में सीबीआई ने सबूतों के अभाव पर भले ही मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया, लेकिन ईश्वर ने आज इंसाफ किया है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें न्याय दिया है, जिसके चलते मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। वहीं उनके बेटे पीयूष राय ने कहा कि उन्हें मोदी योगी राज में इंसाफ मिला है और साथ ही ईश्वर ने भी उन्हें न्याय दिया है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हुई थी, जिस मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी थे। हालांकि सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी हाल ही में मामले में बरी हो गए थे, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में कृष्णानंद राय की पत्नी और उनके बेटे का कहना है कि सीबीआई भले ही उन्हें दोषी नहीं साबित कर पाया, लेकिन भगवान के घर में जो उनका पाप था, भगवान ने मुख्तार अंसारी को उस पाप की सजा दी। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां बने जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचकर आसपास के सभी लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से जो पंडाल है कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से यहाँ जितने भी तैयारियां हैं वो तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही हैं। ये पूरी तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। जितने वीआईपी हैं वो आगे यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे। इतने ही नहीं, आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं सामने जो मंच बनाया गया है, इसी मंच पर 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस रैली में सबसे अहम बात यह है कि जयंत चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रैली में मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास की लोकसभाएं हैं, सभी के प्रत्याशी प्रधानमंत्री के साथ इस मंच पर 31 मार्च को एक साथ नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री अपने चुनावी आगाज को यहां से शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि पूरी तरह से मंच पर अगर सुरक्षा की बात करें तो एसपीजी ने मेरठ में अपना डेरा डाले हुए हैं। एसपीजी के जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ सुरक्षा का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सादिक खान, इंडिया वॉइस, मेरठ। कांग्रेस को आईटी से एक और बड़ा झटका लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। कांग्रेस को कहीं न कहीं लगातार कोई ना कोई झटके पे झटका मिल रहा है। बता दें कल जब याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट में, उनको भी वहां पर झटका मिला। लेकिन जिस तरह से आईटी सेक्टर ने आज फिर एक बार नोटिस जारी किया, जहां पर 1700 करोड़ रुपए का मामला सामने आ रहा है। बताते हैं ये पैसा ब्याज के दर पर वापस करना होगा, यानी वहीं 2017 से लेकर 2018, 2019 और 2021 तक ये लगातार ब्याज के दर पर उनको लुटाना होगा। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही हैं। बता दें लगातार जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव उनके नज़दीक हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पहले से टेंशन है, क्योंकि लगातार जो घोटाले का मामला सामने आ रहा था उसमें कहीं न कहीं लेकर के कई ऐसे फंडिंग सामने आए हैं। उसी को लेकर आईटी ने जिस तरह से उनको नोटिस जारी किया है, कहा कि जो पैसा ब्याज के दर पर देना है उनको जल्द लुटाना होगा। देखना यह होगा कि आखिरकार कांग्रेस की मुश्किलें क्यों बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। केजरीवाल की हिरासत को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। इस
शराब नीति में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर के लगातार कहीं आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस अब धरना प्रदर्शन में लगी हुई है। बता दें कि आज भी दिल्ली के अंदर कई जगह धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं मिल पाई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से लगातार जो ईडी की गिरफ्त में है 4 दिन के लिए फिर से ईडी को दे दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस ने आवाज़ की है कि 31 तारीख को मार्च को एक बार रामलीला मैदान में भारी भरकम के साथ पूरा गठबंधन एक साथ आएगा और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया था, उसको लेकर काफ़ी प्रयास भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वह बेबुनियादी है। वहीं ईडी के नोटिस को लेकर भी लगातार कहीं बेबुनियादी कहा गया था। वहीं जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया तो वहाँ भी यही दलील रखी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो 4 सबूत है वो इतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी ने अपनी मनमानी करते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। उसी को लेकर के 31 मार्च को रामलीला मैदान के अंदर कांग्रेस, इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी सभी मिलकर एक धरना प्रदर्शन करना, ताकि मोदी सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ जबरन गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया है, अब देखना ही होगा क्या 31 मार्च को अलायंस का जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब कल पेश हुए तो उन्होंने कहा था 28 तारीख को कि कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं विफल होते नजर आए। वहीं आज दिल्ली ITO पर बीजेपी के हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं दी। चौहान, इंडिया वॉइस, वो दिल्ली सरकार कर गया ना। दिल्ली में केजरीवाल की बड़ी हिरासत तो पत्नी ने जारी किया अभियान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। नमस्कार, मैं हूं कमल किशोर और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दोनों पक्षों के बीच काफी दलीलें रखी गई, दोनों वकीलों के बीच काफी गहमा-गहमी हुई और उसके बाद ईडी ने 7 दिन की रिमांड के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को मांग की थी और उसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है। आपको बता दें कि इसके बाद भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, तो वही केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। लेकिन केजरीवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी दिल्ली की सरकार जेल से ही चलाऊंगा। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता, अगर आप केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते तो इस नंबर पर उन्हें मैसेज करें और इस अभियान की उन्होंने शुरुआत का नाम दिया है केजरीवाल का आशीर्वाद। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को राउस एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री को फिर से पेश होना है। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट का मुकाबला और भी ज्यादा रोचक होता जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। पौड़ी लोकसभा सीट में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला रोमांच से भरा हुआ है। अभी से ही जो दोनों पार्टी है उनके जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पहाड़ वर्सेस दिल्ली देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मुख्य बात करूं तो अनिल बलूनी दिल्ली में अत्यधिक रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद रहे हैं, साथ साथ कई जो देश के वरिष्ठ नेता हैं उनके भी OHD रहे हैं। ऐसे में उनका अत्यधिक प्रदेश से कहा जा सकता है कि वो बाहर ही रहे हैं, वहाँ पर वर्क किया है, चाहे वो केंद्र के तौर पर रहे या फिर कई योजनाएं इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को भी दी है। लेकिन अगर मैं पौड़ी की बात करूं तो गणेश गोदियाल की मैं बात करूं तो गणेश गोदियाल वैसे तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी जो चुनावी सफ़र था वो उत्तराखंड से शुरू हुआ है, पौड़ी जिले से आते हैं। ऐसे में कई धरातल में उन्होंने काम किया है, धरातल में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की है। तो ऐसे में पहाड़ वर्सेस दिल्ली देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा का कहना है कि एक महाराष्ट्र होकर वो कैसे बोल सकते हैं कि वो पहाड़ के बेटे हैं। यहाँ की ना उन्होंने मुद्दे देखे हैं, ना ही उन्होंने यहाँ की जो विकास धारा है उसके बारे में वो भाजपा के बारे में जानते हैं। वहीं अगर मैं कांग्रेस की विपक्षी दल की बात करूं तो उन्होंने का भी साफ कहना है कि क्यों अनिल बलूनी अंकिता मर्डर केस के बारे में नहीं बोलते, यहाँ के जो पलायन हो रहा है उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलते। तो पहाड़ वर्सेस दिल्ली का जो ये मुकाबला है लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो पौड़ी लोकसभा सीट है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अंतर रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है जीत का। तो ऐसे में दोनों ही पार्टी अपनी मजबूत बनाने में लगातार बनी हुई है। भाजपा का भी ये कहना है कि हमने गढ़वाल मुक्त कांग्रेस बना दी है, लेकिन फिलहाल जो धरातल पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि पौड़ी का जो मुकाबला है कितना रोमांच इसमें देखने को मिलेगा, साथ साथ कितनी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो पौड़ी लोकसभा सीट में देखने को मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। बिजनौर में CM योगी का 1 दिवसीय दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद।
लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बात अगर बिजनौर जिले की जाए तो बिजनौर की लोकसभा सीट और नगीना की लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए नामांकन का दौर 27 मार्च को समाप्त हो चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। अब उनको सिंबल अलॉट की प्रक्रिया चल रही है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर दौरे पर आए और उन्होंने बिजनौर के एक निजी रिजॉर्ट में पहुंच करके प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां अपने देश और प्रदेश की सरकारों की योजनाएं गिनाई और उसकी उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर जमकर के कटाक्ष भी किए और ये भी कहा कि अब दंगे नहीं होते, अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब कांवड़ यात्रा निकलती है और जनता जो है, महिलाएं जो हैं खुलेआम सड़क पर किसी भी वक्त आ जा सकती हैं। अब अराजकता का माहौल नहीं है, कानून का राज है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ईवीएम को लेकर घमासान जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। ईवीएम को लेकर पूरे देश में विपक्ष सरकार पर निशाना साधती रहती है, जिसकी आंच अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि अगर एक निर्वाचन क्षेत्र से 375 व्यक्ति नामांकन भरते हैं तो ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, जिससे हमारी पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। इसी बात को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल में, कर्नाटका में, राजस्थान में चुनाव जीती थी तब ईवीएम पर भरोसा था, आज उनका भरोसा उठ गया है। इतना ही नहीं, फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।